नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पर। इस क्लास में आप शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। एक ही क्लास के अंदर आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस, आपके सीजीएल 2025 में जितने भी पॉलिटी के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे इस एक वीडियो में आपके साथ हम उसको खत्म करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक आपको पता है ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास में आप प्लीज बने रहिएगा। पॉलिटी के क्वेश्चन सीजीएल 2025 के एक ही क्लास के एक ही वीडियो के अंदर आपके साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट सेक्रेटरीट फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल टू इंस्टीट्यूशनलाइज सेंटर स्टेट कोऑपरेशन? निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतरराज्य परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपने किस कमीशन से ने इसकी सिफारिश की है? वो है सरकारिया कमीशन। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सरकारिया आयोग, वो आपका राइट आंसर है इसका। इसी तरीके जल्दी जल्दी बाइलैंग्वेज, एक तो दोनों लैंग्वेज में आप जो कंफर्टेबल है वो इसको जो है पूरी सीरीज को देख सकते हैं। और फुल फास्ट जो है पूरे क्वेश्चन आपको ढूंढने में अगर मेहनत लगती है कि कहां से जो हमें पीवाईक्यूज मिलेंगे, तो पूरे पॉलिटी के, फिर उसके बाद में आपके साथ पूरे हिस्ट्री के, फिर पूरे जियोग्राफी के, तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू तीन वीडियो के अंदर आपके साथ जो हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इन इंडिया? भारत में समान नागरिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या है? टू प्रोवाइड ए कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, एक समान व्यक्तिगत कानून उपलब्ध करवाना क्या है? यूसीसी के आपका उद्देश्य है। यूसीसी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको फास्ट स्टेट कौन सा था लागू करने वाला? वो था आपका उत्तराखंड स्टेट, जिसने इसको यूसीसी को लागू किया था। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका, विच आर्टिकल इनेबल्स द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल देता है ये अधिकार राष्ट्रपति को? 263 आर्टिकल जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग के संजय मूर्ति रिसेंट अपॉइंटमेंट्स एज कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में श्री संजय मूर्ति को हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, ही टुक ऑफिस एज द सीएजी इन नवंबर 2024 आफ्टर द टर्म ऑफ गिरीश चंद्र मुर्मू। उन्होंने श्री गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल पूरा होने पर नवंबर 2024 में सीएजी में पदभार ग्रहण किया। द सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस which is appointed by the president under article 148 of the Indian Constitution। सीएजी एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द सीएजी टर्म इज ओनली 5 years एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। सीएजी का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है और उसे दोहराया नहीं जा सकता। तो इसमें पहले और दूसरे कथन दो ही सही है, तीसरा आपका कथन इसके अंदर गलत हो जाता है, क्योंकि ये सीएजी का टर्म दोहराया भी जा सकता है और 5 साल से भी इसको लंबा भी इसको किया जा सकता है टर्म को। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका? ओनली 1 and 2 जो है राइट है इसके, ये दोनों ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाते हैं। पहला। नेक्स्ट आपका, एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल डिसीजंस रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A 279A के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों की किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें 3/4 ऑफ मेजोरिटी, 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6, which of the following correctly reflects the legal implication of article 255 regarding presidential of governors assent or to bills? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, कमीशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन डज नॉट इनवैलिडेट लॉ इफ एसेंट इज गिवन। यदि सहमति के दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा छोड़ देने से कानून अमान्य हो जाता है। आपका कानून अमान्य नहीं होता है। इसमें आपका ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इसको आप, मैं साइड में पूरा बोर्ड से इससे कि आपको पूरा क्लियर क्वेश्चन आपको दिखे क्लियरिटी में, क्योंकि वरना कैमरा कभी मेरे पे फोकस लेगा आपका, कभी जो है आपका इस पर। तो नेक्स्ट आपका, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज व्हाइल द गवर्नर इज। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल
होता है। किससे ये पॉइंट होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो है राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा उसको जो आपका चुना जाता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जो आपका नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है वो आपको पूछ रहा है। द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। सेकंड, द प्रेसिडेंट हैज नो सच पावर रिगार्डिंग द लोकसभा, राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में कोई ऐसी शक्ति नहीं होती। तो इसमें कौन सा आपका सिर्फ पहला कथन आपका सही है, ओनली वन, द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपका राष्ट्रपति के पास भी आपका लोकसभा के संबंध में शक्तियां ऐसी होती है, और राज्यपाल के साथ राज्य विधानसभा के लिए ऐसी शक्तियां होती है। तो आपका इसमें नहीं होती, अगर होती है शक्ति होती है ये होता तो ये भी राइट हो जाता। अब आपका ऑप्शन नंबर आपका ओनली वन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं नाइन्थ पे, द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय ए रिजोल्यूशन इन द, संसद में एक प्रस्ताव द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। किससे? आपका राज्यसभा से जो आपका इसका गठन कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 पर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द पैसेज ऑफ ए मनी बिल इन इंडिया। नेक्स्ट आपका भारत में धन विधेयक पारित करने की सही विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सीक्वेंस की कैसे हम जो है धन विधेयक बिल को पारित कर सकते हैं उसकी सीक्वेंस जो है इसने राइट मांगी है। तो पहला आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन लोकसभा, लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, ये आपका पहली सीक्वेंस पे आएगा। सेकंड आपका पेसेज इन लोकसभा, लोकसभा में पारित होना जो है आपका पासेज इन लोकसभा। नेक्स्ट आपका ट्रांसमिशन टू राज्यसभा, राज्यसभा में इसको जो है फिर पेश किया जाएगा। फिर आपका प्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंट एसेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रोसेस। तो ए बी सी डी इसकी राइट है। सबसे पहले मनी बिल को कहां आपका पेश किया जाता है? लोकसभा में, फिर आपका लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा से भी इसको पारित करवाया जाता है, फिर प्रेसिडेंट की जो है आपकी स्वीकृति के लिए इसको भेजा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट, ए बी सी डी तीनों पहले ही राइट सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट आपका इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263, और आपका अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट, इसकी सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी होती है। तो इस पे बाध्यकारी नहीं होती है इसकी सिफारिशें। आपका पहला ओनली वन जो है आपका इसका राइट आंसर है। इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263, तो ये आपका इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली वन जो है इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं आपका ये भी दो स्टेटमेंट्स है। तो आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड आपका है, एक कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करवानी होती है। तो इसमें ओनली सेकंड जो है आपकी इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ये राइट नहीं है आपका। तो कौन सा? ओनली बी जो है आपका ओनली स्टेटमेंट 2 इज राइट है कि इसमें प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जो आपकी 15,000 रुपए जो आपकी धनराशि जमा करवानी पड़ती है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज राइट। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपका बी। तो 30th क्वेश्चन आपका 30th आपका, हाउ आर मनी बिल हैंडल्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद बाइसमलीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों और द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में धन विधेयकों को किस प्रकार निपटाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज, राज्यसभा और विधान परिषदों केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें इसकी कर सकती है दोनों सदनों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 14 पर, आर्टिकल 246 ए गिव्स पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट टू मेक लॉज ऑन, अनुच्छेद 246 से संसद और राज्य दोनों को किसके ऊपर जो है कानून बनाने की शक्ति देता है? तो किसके ऊपर? जो आपका वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान, टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर, इस पर कानून बनाने का अधिकार देता है। किसका? आर्टिकल 246 ए किसको? संसद और राज्य दोनों को जो है इसका अधिकार देता है। नेक्स्ट अपना 15 क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 139 ए एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, अनुच्छेद 139 से सर्वोच्च न्यायालय को आपका
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 139A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अनुच्छेद 139A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें दोनों कथन आपके बोथ 1 एंड 2 जो आपके दोनों राइट है। 139A के तहत आपको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट आप केस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और दूसरा आपका ये किसको 42वें संविधान संशोधन से इस आर्टिकल को जो है 139 से उसको जोड़ा गया था। जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड बाय द, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो आपका क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल्स को क्रिएट किया गया था। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इज करेक्ट, विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 256, केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरी मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है। एवरी फाइनेंशियल बिल इज ए मनी बिल, आपका प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक बल होता है। तो इसमें आपका पहला है, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक तो होता है, लेकिन प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक एक मनी बिल नहीं, जो है फाइनेंशियल बिल एक हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ओनली 1 स्टेटमेंट जो आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, और आपका ऑप्शन। नेक्स्ट आपका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम, इसको जो है कि कैसे कौन सी इससे जो है घटना पहले हुई थी कौन सी बाद में। तो इसमें ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग 2022, पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2022, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित, और फास्ट सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग, मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो सबसे पहले आपका हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, उसके बाद में आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक हुई थी, और फिर ईस्टर्न काउंसिल की जो है मीटिंग है 2022 की, वो पहली मीटिंग हुई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ए बी सी ए जो है इसकी कला की पहले कौन सी घटना हुई, आपका बाद में इसमें कौन सी घटना हुई थी, तो उसको जो है आपका अरेंज किया है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द लीगल कैरेक्टर ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो 300A का करेक्ट एग्जांपल इसमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट दैट परमिट्स डिप्राइवेशन ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो केवल कानून के अधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एजुकेशन इज नाउ प्लेस्ड अंडर विच लिस्ट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी, किस सूची के अंदर रखा गया है इसको? संवर्ती सूची के अंदर इसको जो है आपका रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को किस सूची में? संवर्ती सूची में रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो आपका संवर्ती सूची के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 22nd की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकारों राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिबल, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है जबकि नीति निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को जो है आपका न्यायालय में चेंज किया जा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों को इसके अंदर चेंज नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 270, 270 के जो आपका स्टेटमेंट्स है उनको जो है आपने देखना है। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यह संघ और राज्यों के बीच में करों के वितरण के साथ डील करता है। इट वाज अमेंडमेंट आफ्टर द
101 जो है 101वां संविधान संशोधन है, उसके बाद में इसको ऐड किया गया, संशोधन किया गया। द जीएसटी कंपनसेशन सेस इज आल्सो शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स अंडर आर्टिकल 270। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही? एक तो आपका इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये जरूर देखना, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, और कई बार पूछ लेता है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। तो अब तक तो सारे करेक्ट के ही ऑप्शन पूछे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें पहली और दूसरी दो स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो गलत है। तो आपका कौन सा? आपका ओनली 1 और 2 जो है आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट दो ही इसमें सही है। थर्ड जो है आपका कि कर साझा करता है इसी आर्टिकल के अराउंड जो आपका वो आपका गलत है। शेड्यूल जो है 7th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, संविधान के अनुसूची 7 में क्या शामिल है? तो आपका आपातकालीन शक्तियां जो है इसके अंदर शामिल है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है आपकी है, 3 विधायी सूचियां किसमें आपका अनुसूची 7 के अंदर जो आपका शामिल है। ऑप्शन नंबर बी 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है 3 विधायी सूचियां। नेक्स्ट आपका ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस विद इन हाउ मेनी मंथ्स? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन में, दोनों सदनों के अंदर कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो कौन? 1 महीने के भीतर जो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसकी घोषणा की जाती है, तो दोनों सदनों के अंदर 1 माह के भीतर जो आपका वो बिल जो आपका पास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज? राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन से कथन इसमें सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। द प्रोविजन वाज अबोलिश्ड बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधित कर दिया था कि एंग्लो इंडियन के लिए जो भी आपका प्रतिनिधित्व के लिए जो है रिजर्वेशन थी उसको किसके 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 2 370 जो है आपका 370 है, विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर वाज अब्रोगेटेड बाय द विच कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म? अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था वो किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 373 के अंदर जो है आपका किसका? राष्ट्रपति के जो आदेशों को निकालकर जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो विशेष दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 है उसको 373 लाकर जो है आपका उसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स पार्लियामेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या अंतरराज्यीय जल विवादों के संबंध में संसद के अधिकारों को सबसे सटीक रूप से दर्शाती है? तो इसमें कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी सेटअप ट्रिब्यूनल्स फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड बार एससी रिव्यू, जल विवादों के लिए न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित करें और सुप्रीम कोर्ट को जो है इसकी समीक्षा पर रोक लगाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका विच अथॉरिटी डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? कौन सा प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ जो है लोकसभा है वो इसका निर्णय लेता है, क्योंकि धन विधेयक पर पासिंग सिस्टम अलग होता है, आपका वोटिंग सिस्टम अलग होता है। तो लोकसभा जो है स्पीकर है वो इसको डिसाइड करता है कि कौन सा जो है आपका विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन सा बिल जो है आपका मनी बिल है या नहीं। इसका डिसीजन कौन लेता है? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑफन रेफर्ड टू as the mini constitution due to the extensive changes it introduced to the Indian constitution? भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन लाने के कारण किस संविधान संशोधन अधिनियम को प्राय लघु संविधान कहा जाता है? तो किसको आपका अमेंडमेंट जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 को, उसको जो है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका कहा जाता है। तो ये आपका बहुत बार क्वेश्चन जो है एसएससी के अंदर पूछा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? लघु संविधान। तो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, उसको जो है लघु संविधान या आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कहा जाता है, क्योंकि इसने बड़े चेंजेस जो है किए थे संविधान के अंदर। नेक्स्ट आपका अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा जो है घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आर्टिकल 340
3 के लिए आपका आधिकारिक भाषा जो है आपकी भारत की कौन सी डिसाइड की गई, आपकी हिंदी जो है डिसाइड की गई। तो नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस विद अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। संसद राज्यसभा की स्वीकृति से अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 312 जो है मेंशन सिक्योरिटी सर्विस एज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। अनुच्छेद 312 में सुरक्षा सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के भाग के रूप में उल्लेख किया गया है। तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया इसमें, ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। जो है पार्लियामेंट है, संसद है, वो जो राज्यसभा के अप्रूवल से ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन कर सकता है। लेकिन ये आपका सेकंड है कि आर्टिकल 312 सिक्योरिटी सर्विसेज को एक पार्ट जो ऑल इंडिया जो है सर्विसेज है उसका पार्ट बनाती है, तो वो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ओनली वन जो है फास्ट स्टेटमेंट जो आपकी इसकी राइट है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 33rd क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन जो है आपके सही है। इफ ए स्टेट लॉ ऑफ ए concurrent list subject is reserved for the president and receives assents, it overrides the existing union law on the same subject is the in the state. नेक्स्ट, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है और उसे स्वीकृति मिल जाती है तो वह उस राज्य में उसी विषय पर संघीय कानून को रद्द कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी पार्लियामेंट कैन लेटर nullify such a state law by passing another law on the same subject। कि पार्लियामेंट उसी सेम सब्जेक्ट पर दूसरा कानून पारित करके पहले वाले कानून को रद्द कर सकती है, जो राज्य के कानूनों को रद्द कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पार्लियामेंट भी ऐसा कर सकती है और समवर्ती सूची के विषय पे भी राज्य का कानून राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है और उसी स्वीकृति मिल जाती है तो वह उस राज्य में उसी विषय पर संघीय कानून को रद्द कर सकता है। तो दोनों एक ही जो है स्टेटमेंट के दोनों पार्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट्स इसमें राइट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बोथ 1 and 2 इज राइट, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका जो है पूरा राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 34th पर। द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान में सिद्धांतों को किस श्रेणी का हिस्सा है। तो आपका किस श्रेणी का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का जो है एक पार्ट है कौन, आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ऑप्शन नंबर सी। जो है आपका सभी जो है धर्मों के लिए एक कानून बनाना जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो किसका पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का जो है आपका पार्ट है। Which article defines state and uniform territories for the purpose of the constitution? संविधान के प्रयोजन के लिए कौन सा अनुच्छेद राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है जो आपका संविधान के प्रयोजन के लिए कौन सा अनुच्छेद राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है, वो कौन सा आर्टिकल 1 जो है करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। प्रत्यायोजित विधायन प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा बनाया जाता है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें पहला कथन सही है, सिर्फ इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। दी जा सकती है होता तो ये राइट हो जाता। तो प्रत्यायोजित विधायन प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा बनाया जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ऑप्शन नंबर एक जो आपका इसका ओनली वन स्टेटमेंट जो है सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following statements regarding the constitution responsibility of the Council of Ministers COM is are correct? मंत्री परिषद के संवैधानिक उत्तरदायित्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आपका इन स्टेट्स विद बाइसैमरल लेजिस्लेटिव द स्टेट COM इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपका द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें सेकंड कथन आपका सही है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो राइट हो जाती है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सेकंड जो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द गवर्नर्स डिस्क्रेशनरी पावर टू रिकमेंडेड
प्रेसिडेंट्स रूल इज मेंशन्ड इन अंडर आर्टिकल 356 फास्ट। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 356 एक में जो आपका किया गया है। और सेकंड आपका द 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यूरेटेड द गवर्नर्स टर्म फॉर 5 years to 4 years की उसने जो आपका चेंज कर दिया था गवर्नर की टर्म को कितने से 5 साल से 4 साल तक। द सरकारिया कमीशन एडवाइज द गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म अनलेस इन रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। सरकारी आयोग ने सलाह दी कि राज्यपाल को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जा सकता सिवाय दुर्लभ और अनिवार्य परिस्थितियों में। तो इसमें ओनली बी जो है सही है, पहला और तीसरा सही है। आपका 41 अमेंडमेंट ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं करता है कि जो राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 4 साल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसकी सही है कि आपका कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता, कोई ऐसी टर्म्स ना हो। और आपका फर्स्ट आपका कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति का उल्लेख 356 में किया गया है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों से सूची से हटा दिया गया। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है, वो पहले अपना एक फंडामेंटल राइट था, बाद में उसको जो इससे रिमूव कर दिया गया था। आप इसमें मेरे को बताएंगे कि कौन से जो है अमेंडमेंट से इसको रिमूव किया गया था। किसको? फंडामेंटल राइट्स के अंदर से संपत्ति के अधिकार को रिमूव किया गया था। तो कौन से अमेंडमेंट से इसको रिमूव किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 40th कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन फेडरलिज्म इज बायस्ड टुवर्ड्स द सेंटर। भारतीय संघवाद केंद्र के प्रति पक्षपाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड फेडरल एक्सप्लिसिटी। संविधान में संघीय शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट कथन जो सही है, संविधान में फेडरल जो आपका संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया और भारतीय संघवाद केंद्र के प्रति पक्षपाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो आपका राइट आंसर है। सेकंड आपका नेक्स्ट आपका 41 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोथ द प्राइम मिनिस्टर पीएम एंड चीफ मिनिस्टर सीएम कैन एडवाइज डेजोलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव लोअर हाउस। प्रधानमंत्री पीएम और मुख्यमंत्री सीएम दोनों ही संबंधित निचले सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। सेकंड आपका ओनली द पीएम कैन रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल्स अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल पीएम अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी पहला सही है, पीएम नहीं, इसमें राज्यपाल भी इसकी जो अनुशंसा कर सकता है। तो सिर्फ पीएम कर सकता है, ये आपका गलत हो जाता है। और फास्ट आपका जी है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही संबंधित निचले सदन को भंग करने के आदेश दे सकते हैं। तो केवल फास्ट जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केवल पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाती है। नेक्स्ट आपका चलते हैं आर्टिकल 50 इज द पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का जो है हिस्सा है अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 है। और हमने आर्टिकल 50 के बारे में जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किसका हिस्सा है? वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है, यूसीसी जो है, जिसको पहला स्टेट कौन सा था लागू करने वाला? उत्तराखंड स्टेट ने जो है इसको सबसे पहले लागू किया था। किसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जीएसटी काउंसिल आपका कॉन्स्टिट्यूटेड। और सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड। संविधान 101वां संविधान अधिनियम लागू और जीएसटी लॉन्च, जीएसटी शुरू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सबसे पहले क्या हुआ था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया था। फिर आपका जो है क्या हुआ था? जीएसटी आई थी, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, जीएसटी परिषद का गठन किया गया था और उसके बाद जो है जीएसटी को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 213 जो है सबसे पहले आपकी आएगी ये, फिर आपका आएगी ये और फिर आपकी आएगी कि जीएसटी को लॉन्च किया गया। तो ये आपकी इसकी करेक्ट जो है सीक्वेंस है। Which of the following disputes falls under the Supreme Court's exclusive original jurisdiction as per Article 131 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर सी इसका डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड वन
और मोर स्टेट्स, केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है, जो अनुच्छेद 131 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल्य क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आता है। किसके बीच में? सेंटर और आपका एक या दो स्टेटों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो इस अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो है आपका क्षेत्राधिकार के जो है आपका अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आपका आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउज द पार्ट ऑफ लॉ टू बी रिटेन। रिक्त स्थान भरे। पृथक्करणिता का सिद्धांत किसी कानून के भागों को बनाए रखने की अनुमति देता है। तो किस कानून को जो है वेद बनाए रखने की अनुमति देता है? किसको? किसी कानून के भाग को वैध बनाए रखने की अनुमति ये देता है। कौन सा? आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका वैलिड है, आपका वैध बनाए रखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट आपका 46 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाला है ये भी। द कंकरेंट लिस्ट अलाउज बोथ सेंटर एंड स्टेट्स टू लेजिस्लेटिव। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अनुमति देता है। और आपका इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट एंड लॉ प्रिविलेज ओवर यूनियन लॉ। टकराव की स्थिति में राज्य कानून संघ के कानून पर प्रबल होता है। नहीं, संघ का कानून प्रबल होता है, राज्य का कानून प्रबल नहीं होता अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सेंटर लॉ है वो जो है किसको जो है आपका ओवरलैप करता है? स्टेट लॉज को। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसका? संघ का जो है आपका लॉ है वो ऊपर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ओनली वन स्टेटमेंट जो इसकी राइट है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। नेक्स्ट आपका व्हाट डज आर्टिकल 268 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली डील विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे? स्टैम्प ड्यूटीज लाइव्ड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट्स। स्टाम्प शुल्क है संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा इसको संग्रहित किया जाता है। ये किसके बारे में? अनुच्छेद 268 के बारे में जो आपका राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट on a subject in the state list during in national emergency। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 250 जो है इसका अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। पॉलिटी में सबसे ज्यादा अपने को जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसको आप जरूर ध्यान से पढ़ना है कि किसको जो है आपका राइट पूछा है, किसको रॉन्ग पूछा है, और स्टेटमेंट्स को क्लियरली पढ़ के फिर जो है आपका ऑप्शंस को देखना है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में वैसे तो आपको स्टेटमेंट से ही आंसर मिल जाता है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था कि अगर संघ का जो है लॉ ओवरलैप करेगा या राज्य का, तो वो ऑब्वियस सी बात है संघ को जहां यहाँ ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तो संघ का लॉ ही आपका कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ओवरलैप करेगा। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बस पढ़ना ध्यान से, आप उसको सोल्व कर जाएंगे। आर्टिकल 131A गैव हाई कोर्ट्स एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड ऑन सेंट्रल लॉज वैलिडिटी। अनुच्छेद 131A उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय देने का विशेष अधिकार देता है। इट वाज रिपील्ड बाय द 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो इसमें आपका निरस्त कर दिया गया राइट है आपका ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी इसकी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ओनली सेकंड जो है आपका इसमें स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। मिनिमम एज क्या होती है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की? कितनी? 35 वर्ष जो है आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। किसके लिए? प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए भारत के अंदर आपका राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 35। और आपका क्या था, हमने पीछे पढ़ा था राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, कितनी जो है आपकी सिक्योरिटी मनी? 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी इसके जो है अप्लाई करने के लिए, मान लो फॉर्म फिल करने के लिए। विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्टिव अंडर नेशनल इंटरेस्ट। कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित के अंतर्गत राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 249 जो है आपका संसद को राष्ट्रीय हित के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 249 जो आपका ये अधिकार देता है किसको? संसद को। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। द 6th शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। छठी अनुसूची नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर लागू है। इट एम्पावर्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स टू मेक लॉज ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स। आपका यह स्वायत्त जिला परिषदों को निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। तो इसमें आपका ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है इसकी राइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर आपकी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। through which constitutional amendment was article 221A introduced
मैंडेटिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A पेश किया गया और जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में अनिवार्य बनाया गया। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 54, आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर ए क्रिएशन ऑफ न्यू बाय पार्लियामेंट। अनुच्छेद 312 संसद द्वारा नए के निर्माण का प्रावधान करती है। तो क्या ऑल इंडिया सर्विस जो है अखिल भारतीय सेवाएं का जो है आपका निर्माण कर सकती है संसद, इसका जो है आपका प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 312 जो है आर्टिकल इसकी जो है अनुमति जो है संसद को देता है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट वाला आर्टिकल 262 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स फॉर रिवर डिस्प्यूट्स। अनुच्छेद 262 संसद को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एपिलेट जुरिडिक्शन इन सच डिस्प्यूट। ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर्स नहीं होती है, आपका पार्लियामेंट के पास जो है इसकी फॉर्मेशन की जो है पावर्स होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ओनली 1 जो है आपकी इसका राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में आपका स्थानांतरित किया गया? तो हमने पढ़ा था ये पीछे 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा को जो है किस सूची के अंदर? समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा जो है किस पे? समवर्ती सूची में जो है आपकी ऐड कर दी गई। नेक्स्ट आपका which major constitutional feature was first introduced by the Government of India Act 1935 by letter adopted in the Indian Constitution? कौन सी प्रमुख संवैधानिक विशेषता सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत की गई तथा बाद में भारतीय संविधान में अपनाई गई? नेक्स्ट आपका इसका राइट आंसर आपका फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतीय स्वायत्तता के साथ संघीय संरचना है। इसको जो आपका संवैधानिक विशेषता सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत की गई और बाद में जो है भारतीय संविधान ने इसको अपना लिया। तो किसको? प्रांतीय स्वायत्तता के साथ संघीय संरचना को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, आर्टिकल 300 अलाउज लीगल सूट्स अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स। अनुच्छेद 300 राज्य सरकारों को विरुद्ध कानूनी मुकदमों की अनुमति देता है। द टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए लीगल एंटिटी अंडर आर्टिकल 300। 300 के अंतर्गत जो है भारत सरकार शब्द एक कानूनी इकाई है। तो इसमें दोनों कथन आपके सही है, बोथ 1 और 2 जो आपका राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 300 के अंतर्गत भारत सरकार एक कानूनी इकाई भी है और अनुच्छेद 300 राज्य सरकारों के विरुद्ध कानूनी मुकदमों की अनुमति जो आपका देता है। टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड आर रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल अनलेस पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड्स। अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर अनुच्छेद द्वारा प्रतिबंधित है जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान ना करे। तो कौन से अनुच्छेद के जो अकॉर्डिंग ये प्रतिबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 286 के अकॉर्डिंग जो है आपका ये प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कि जब तक जो है आपका संसद प्रावधान ना करे तब तक जो है अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर अनुच्छेद 286 द्वारा जो आपका प्रतिबंधित जो है किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, इट्स रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इज नेचर एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। इसकी सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी है कि वित्त आयोग की जो आपकी सिफारिशें होती हैं ये जो सलाहकार होती है, इसको जो है बाध्यकारी नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, आर्टिकल 131 प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन टू हाई कोर्ट इन फेडरल डिस्प्यूट्स। अनुच्छेद 131 संघीय विवादों में उच्च न्यायालयों को अनन्य प्रारंभिक अधिकारिक जो है आपका अधिकारिकता प्रदान करता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स आर्टिकल अंडर आर्टिकल 131। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के अंतर्गत राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है इसकी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिकल 263 इन मेंटेनिंग यूनियन स्टेट कोऑर्डिनेशन। संघ राज्य समन्वय बनाए रखने में अनुच्छेद 273 की क्या भूमिका है? तो ये क्या इंटर स्टेट काउंसिल फ्रेमवर्क जो है आपको प्रोवाइड करवाता है, अंतरराज्यीय परिषद का ढांचा ये प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 273
63। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63, बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स अंडर आर्टिकल 72। जो आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान दे सकते हैं। द गवर्नर कैन नॉट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान नहीं दे सकता। तो इसमें सेकंड आपका जो आपका सही कथन है कि आपका राज्यपाल, इसमें सिर्फ होता कि प्रेसिडेंट दे सकता है राज्यपाल, तो राज्यपाल इसमें जो है क्षमादान नहीं दे सकता। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है कि मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान दे सकता है। भारत के अंदर कौन? सिर्फ प्रेसिडेंट, सिर्फ जो है राष्ट्रपति। तो ओनली सेकंड कथन सही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। तो ये राइट बात है, राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। ऊपर वाले में क्या है आपका, प्रेसिडेंट और राज्यपाल दोनों को ये पावर का बताया है। द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज द, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जो है भारत के, वो किसके? जीएसटी परिषद के जो आपके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट आपका राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इम्यून टू डिसोलेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। राज्यसभा संसद का एक सतत सदन है जो किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा मेंबर्स सर्व 6 ईयर टर्म्स विद 1/3 रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है। एक तो इसमें एक सतत जो है आपका सदन होता है, उसका कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और सेकंड आपका जो है कि इसकी 6 ईयर्स की टर्म चलती है, जिसमें आपका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट होती है। किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर 6 ईयर्स की टर्म, और हर 2 साल के बाद में जो है 1/3 ऑफ जो है मेंबर्स इसमें रिटायर होते हैं। सेकंड आपका दोनों स्टेटमेंट्स इसके अंदर सही है। नेक्स्ट आपका विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एंड हाउ इट लिंक टू फंडामेंटल राइट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और यह मौलिक अधिकारों से कैसा जुड़ा है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 जो है, इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 जो है इसकी अनुमति देता है, और इसे संविधान का क्या? हृदय और आत्मा कहा जाता है। कौन से आर्टिकल को? आर्टिकल 32। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान का हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा, कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? आर्टिकल 32 को जो है ये कहा जाता है अनुच्छेद जो है संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल। और वो किसके? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है संविधान को, और मौलिक अधिकारों से कैसे जुड़ा है? हार्ट एंड सोल के रूप में। द सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस वाज सेट अप इन द ईयर। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1983 के अंदर जो है सरकारिया कमीशन की जो है आपका गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68, द यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राइमरली सीक्स टू रिप्लेस विच टाइप्स ऑफ लॉ करंटली गवर्निंग पर्सनल मैटर्स इन इंडिया। समान नागरिक संहिता मुख्य रूप से भारत में व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले किस प्रकार के कानूनों को प्रतिस्थापित करता है? तो रिलीजियस पर्सनल लॉज है, धार्मिक व्यक्तिगत कानून है, उनको जो है रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। कौन सा? आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। कि आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, सबके लिए जो है सबका यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो आपके लॉज जो आपके लागू हो गए। नेक्स्ट आपका क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट। आपराधिक कानून विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर कौन सा? राज्य का विषय है। ट्रेड एंड कॉमर्स विद स्टेट फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट। किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड गलत है। सही है आपके इसमें फर्स्ट जो है आपका आपराधिक कानून विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है, ये संघ और स्टेट दोनों सूची में आता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। ये दोनों जो आपके ऑप्शन स्टेटमेंट्स है इसकी राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड की आपका राज्य के भीतर व्यापार किसका? आपका वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और कृषि जो है आपका किसका जो है विषय है? एग्रीकल्चर है, वो आपका एक स्टेट का जो है सब्जेक्ट है, राज्य सूची के अंदर वो आपका आता है। फिल इन द ब्लैंक। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज provided under the government of India Act 1935 was established in the year। रिक्त स्थान भरिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत का अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। और जो है आपका संघीय न्यायालय जो है आपका उसको स्टैब्लिश कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट को 1937 के अंदर जो आपका इसको स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द लिस्ट इन शेड्यूल 7 डील्स सोलली विद मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। रिक्त स्थान भरें। अनुसूची 7 की जो है सूची केवल राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा और विदेशी मामलों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए
यूनियन जो आपका इसका राइट आंसर है। अनुसूची 7 की सूची केवल राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा और विदेशी मामलों में किससे संबंधित है, वो संघ से जो है रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए यूनियन जो है इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट फंड्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 266। राज्य की संचित निधि जो है आपका है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत जो है परिभाषित की जाती है। द कंटिजेंसी फंड of the state is operated by the governor in accordance with rules made by the state legislature। राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो आपके राइट है, बोथ सी 1 एंड सेकंड जो स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फास्ट द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एम्पावर्ड द एग्जीक्यूटिव टू। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 ने कार्यपालिका को करने का अधिकार दिया था। तो क्या अप्रूव प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध को मंजूरी देने का जो आपका 1915 ने कार्यपालिका को ये जो आपका निवारक निरोध को मंजूरी देने का जो आपका अप्रूव किया था, अप्रूव प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। राज्यों को सहायता अनुदान अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंदर? आर्टिकल जो है 275 के अंदर जो आपके आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स जो आपका राज्यों को सहायता अनुदान देना किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 275। हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेटेड। राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है? तो जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, उसके अंदर जो राजस्व प्राप्तियों को अगर माइनस करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा कि कितना हमने व्यय किया, और व्यय जो है आपका किससे अधिक है? अगर प्राप्तियों से अधिक है तो वो आप क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। तो इसको प्राप्त करने का जो आपका मेथड है, सूत्र जो अपने मैथ में कहते हैं, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका पिंगाली वेंकैया is widely credited for his significant contribution to the design of which national symbol of India। पिंगली वेंकैया को भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है? तो किसके डिजाइन के लिए? द नेशनल फ्लैग है, उसका डिजाइन करने के लिए श्रेय दिया जाता है। पिंगली वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उनका डिजाइन का श्रेय किनको जाता है? पिंगली वेंकैया को। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 310 इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। अनुच्छेद 310 जो है ब्रिटिश संवैधानिक प्रथा से लिया गया है। इट ग्रांट्स एब्सोल्यूट पावर टू रिमूव सिविल सर्वेंट्स विदाउट इंक्वायरी। यह बिना जांच के सिविल सेवकों को हटाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 311 लिमिट्स द स्कोप ऑफ आर्टिकल 310। अनुच्छेद 311 जो है अनुच्छेद 310 के दायरे को सीमित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 जो है आपके राइट आंसर है। इसमें ऐसी कोई शक्ति इसको नहीं देता है कि बिना जांच के जो आपके सिविल सेवकों को जो आपका प्रशासनिक अधिकारियों को जो है इससे हटा दिया जाए इस आर्टिकल के थ्रू। तो ऐसी कोई शक्ति नहीं देता है। तो इसमें कौन कौन से आपके 1 एंड 3 जो है दोनों आपके सही है। 311 आर्टिकल जो है किसको जो आपका लिमिट करता है? 310 को। और ये कहां से लिया गया है आपका 310 आर्टिकल? ब्रिटिश संवैधानिक से जो आपका प्रथा से लिया गया है। नेक्स्ट आपका अरेंज द फॉलोइंग जुडिशियल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। निम्नलिखित न्यायिक घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट है। फास्ट पे आपकी है, फास्ट आती है आपका बेरुबाड़ी यूनियन केस डिसीजन, बेरुबाड़ी यूनियन केस का निर्णय। फिर आपका केशवानंद भारती केस जजमेंट, केशवानंद भारती केस का निर्णय आता है। और फिर एसआर बोम्मई केस का निर्णय आता है। तो ये आपका कलाकुनो आपका पहले इस कौन से केस पर डिसीजन आता है? बेरुबारी, फिर आपका केशवानंद भारती, और फिर एसआर बोम्मई केस पर जो आपका डिसीजन आता है। ये इसका जो है करेक्ट जो है कलाकुनो है कि कौन पहले घटना हुई कौन बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 इज करेक्टली मैच्ड विद द इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन। जो 1919 के संबंध में कौन सा कथन है जो प्रॉपर्ली मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर बी से क्रिएशन ऑफ जो आपका बाइसेमरलिज्म इंट्रोड्यूस 2 हाउसेज एट द सेंट्रल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना पहली बार केंद्र स्तर पर 2 सदनों की शुरुआत जो है किससे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट होती है कि आपका
दो जो है सदनों की गठन जो आपका सेंट्रल स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये जो है आपका किसका परफेक्ट एग्जांपल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, कि दो सदन सेंट्रल लेवल पर। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जीएसटी काउंसिल मैक्स बाइंडिंग रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी रेट्स। जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती है। आर्टिकल 246A अलाउज स्टेट्स टू लेजिस्लेट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनुच्छेद 240A राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट है कि ऐसा 246 अलाउ करता है, लेकिन जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती है। ये इसका जो ऑप्शन राइट हो जाता है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है इसकी राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका द यूनियन होम मिनिस्टर चेयर से जनरल काउंसिल मीटिंग एज चेयरमैन। केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो आपका पदेन रूप से जो है आपका एक्स ऑफिशियो रूप से जो है इसकी अध्यक्षता करता है केंद्रीय गृह मंत्री, पदेन अध्यक्ष जो है इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कौन सा पहले हुआ। तो सरकारी कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड, ये पहले हुआ सबसे, फिर इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, और फिर पुंछी आयोग का जो है गठन किया गया। तो इसकी सीक्वेंस पहले से ही राइट है, ए बी सी जो है आपका पहले ए आएगा, बी सी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो आपका राइट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इकोनॉमिक रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सी विकसित और विकासशील देशों में सरकार की प्रमुख आर्थिक भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर सी कानून बनाना और न्याय प्रदान करना। जो आपका कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो विकासशील हो चाहे विकसित कंट्री हो, तो ये गवर्नमेंट की पहली भूमिका है कि वो आपका कानून बनाए और जो है आपका जस्टिस जो है प्रोवाइड करवाए। जो है आपका डिलीवरिंग जस्टिस जो है आपका पहला जो है आपका अधिकार है, पहली जो है आपकी आर्थिक भूमिका है किसकी, गवर्नमेंट की। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एज ए लिमिटेशन टू द राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच केस। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 पर सीमा के रूप में युक्ति संगत वर्गीकरण की अवधारणा किस वाद में स्थापित की गई। तो कौन से वाद के बाद, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार के बाद में जो आपका इसकी जो आपकी चेंजेस या जो इसको स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर 1947 involved a complex interplay of political negotiation, popular movements, and at times coercion. Which of the following factors most significantly undermined the initial aspirants of some princely rulers to mention independent और autonomous status। 1947 के बाद भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में राजनीतिक वार्ता, जन आंदोलन तथा कभी कभी बल प्रयोग का जटिल अंतःक्रिया शामिल थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुछ रियासती शासकों की स्वतंत्र या स्वायत्त स्थिति बनाए रखने की प्रारंभिक आकांक्षाओं को सबसे अधिक कमजोर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर। द स्ट्रॉन्ग अंडर करंट ऑफ पॉपुलर विल विद इन द princely states favoring accession to India often expressed through organized movements and protests। रियासतों के भीतर भारत में विलय के पक्ष में प्रबल जन इच्छा जो अक्सर संगठित आंदोलन को विरोध प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त हुई। तो वो जो है आपका कई रियासतें जो नहीं मिलना चाहती थी उसको जो है आपका कमजोर कर देती है कि जो है रियासतों के भीतर भारत के विलय में पक्ष में प्रबल जन इच्छा थी। जो लोग जो है रियासतों के अंदर थे उनकी जो है आपकी जो है इच्छा थी कि वो हम जो है स्टेट्स के अंदर जो आपका हम एक जो आपका भारत के अंदर जो आपका एक विलय के रूप में हम शामिल होना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका अंडर आर्टिकल 258A वट पावर इज ग्रांटेड टू स्टेट्स। अनुच्छेद 258A के अंतर्गत राज्यों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन विद यूनियन कंसेंट असाइन यूनियन फंक्शंस टू इट्स ऑफिसर्स। राज्य सरकार संघ की सहमति से अपने अधिकारियों को संघ के कार्य सौंप सकती है। तो अगर कोई स्टेट जो है आपका अधिकारियों को कार्य सौंपती है तो किससे, संघ की अनुमति से जो आपका अपने अधिकारियों को संघ का कार्य सौंप सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद 258A जो है इसकी पावर स्टेट्स को देता है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो अनुमति तो संघ की ही चाहिए, इसमें कंसेंट तो यूनियन का चाहिए। तो पावर स्टेट के पास क्या, संघ के पास ही मानो वैसे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बोरोविंग पावर्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में राज्यों की ऋण लेने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। स्टेट रिक्वायर्स द सेंटर कंसेंट फॉर इंटरनल बोरोविंग्स इफ इट ओव्स एनी
एनी डेब्ट टू द सेंटर। यदि किसी राज्य पर केंद्र का कोई ऋण बकाया है तो उसे आंतरिक उधार के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक है। नो स्टेट्स कैन रेज लोन्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कोई भी राज्य संघ सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विदेशी स्रोतों से ऋण नहीं ले सकता। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेट के पास के सर पे कोई ऋण है किसका, यूनियन का, तो वो इंटरनल किसी भी पार्ट से लोन लेता है तो उसको पहले अनुमति चाहिए होगी किसकी, सेंटर की। और अगर किसी फॉरेन जो है आपकी बॉडी से आपका लोन लेता है तो उससे पहले भी जो है किसकी, संघ की अनुमति चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अंडर विच एक्ट वाज ए लॉ कमीशन फास्ट established in India to codify and consolidate Indian laws। भारत के कानून के संहिताकरण और समेकन के लिए विधि आयोग की स्थापना पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो किसका अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा इसकी जो आपकी पहली जो आपकी गठन हुआ था। द फाइनेंस कमीशन इज स्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो आपका अनुच्छेद 280 के अंदर जो आपकी वित्त आयोग की घटना की गई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। अंतर्राज्यीय परिषद की घटना स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के अंदर जो है आपका की गई थी। तो ये राइट आंसर है आपका। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263। तो ये भी आपका सही है कि ये आपका अंतर्राज्यीय परिषद एक सरकारी संवैधानिक निकाय है। कौन से अनुच्छेद के अंदर, आपका 263 के अंदर। इट हैज पावर्स टू इन्फोर्स कंप्लायंस अमंग स्टेट्स। इसे राज्यों के बीच अनुपालन लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ओनली 1 एंड 2 इसका जो आपका राइट ऑप्शन होता है। तीसरा जो है इसका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लोज ऑफ फॉर स्टेट सीएमएस अपीयर्स इन आर्टिकल। राज्य मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसने हमको पहले भी पढ़ा है कि किसके प्रति जो आपकी उत्तरदायी होता है राज्य मंत्रिपरिषद का। तो ये किसके अंदर जो आपका उल्लेखित है, अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 के अंदर जो आपका ये उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट आपका अंडर आर्टिकल 352 व्हाट लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉलोज ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के बाद क्या विधेयी परिणाम होते हैं? ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी ये किसके बाद होता है कि आपका इमरजेंसी अगर स्टेट के अंदर जो है आपका लागू होते हैं, राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है। नेक्स्ट आपका इवन आफ्टर ए बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर द गवर्नर में फॉरवर्ड इट टू द सेंटर फॉर कंसिडरेशन। राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक के पारित होने के बाद राज्यपाल उसे विचार के लिए केंद्र को भेज सकता है। तो आपका कौन भेज सकता है इसको? राष्ट्रपति जो है भेज सकता है। राज्यपाल उसे विचार के लिए किसके पास भेज सकता है? प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन नंबर सी जो आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हाउ डज इंडियन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिवनेस टू फीडबैक। भारतीय योजना प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशीलता कैसे प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर सी बाय मॉडिफाइंग ड्राफ्ट्स बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन। आलोचना और सिफारिशों के आधार पर मसौदों में संशोधन करके जो है भारतीय योजना प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है किससे? ड्राफ्ट्स को और क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन के द्वारा ये प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट आपका 96th क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है आर्टिकल 246A ग्रांट्स एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। अनुच्छेद 246 एक संसद को जीएसटी पर कानून बनाने का विशेष शक्ति प्रदान करता है। स्टेट हैव नो लेजिस्लेटिव पावर और इंट्रा स्टेट जीएसटी। राज्यों को राज्य के भीतर जीएसटी पर कोई विधायी शक्ति नहीं है। थर्ड आपका जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। तो दोनों कथन पहले वाले गलत है। ओनली थर्ड ओनली जो स्टेटमेंट है कि जीएसटी काउंसिल एक 279A के अंतर्गत एक बॉडी है, आपका संवैधानिक निकाय है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट दोनों आपका गलत है। 246A के अंदर ऐसा कुछ भी जो है प्रावधान नहीं है, ना ही आपका कि ऐसा है कि स्टेट उस पर कानून नहीं बना सकती। स्टेट अंदर स्टेट जीएसटी के ऊपर जो है उसके पास भी विधायी शक्तियां
प्राप्त है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अज्यूम लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर ए स्टेट? भारत का राष्ट्रपति किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी राज्य के लिए विधायी शक्तियां ग्रहण कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन आर्टिकल 356 इज इन्वोक्ड ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो अगर लागू कर दिया गया हो तो राष्ट्रपति जो है आपका संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियां ग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए किसके अंदर है आपका? आर्टिकल 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लागू, वहां जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, आपका संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ये आपका राष्ट्रपति विधायी शक्तियां स्टेट की प्राप्त कर सकता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। जो आपका पोटी श्रीमालू ने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन करते हुए प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु ने भारत में भाषाई राज्यों के गठन की शुरुआत को चिन्हित किया। तो किसने? पोटी श्रीमालू फास्टेड टू डेथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन के लिए किसने अनशन के दौरान मृत्यु? पोटी श्रीमालू। और उनकी मृत्यु ने जो है हिज डेथ मार्क द बिगिनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया। राज्यों के गठन में चिन्हित किया किसको? आपका भाषाई राज्यों के अनुसार जो है राज्यों का गठन। तो ऑप्शन नंबर ए और आ दोनों सत्य है। उसके बाद ही जो है भाषाई आधार पे स्टेट्स का जो है डिवीजन हुआ। किसकी? पोटी श्रीमालू ने जो है अनशन के रूप में जो है आपका उनकी मौत हो गई। किसके फॉर्मेशन के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। और आर ए की सही व्याख्या करता है उनकी मृत्यु के बाद ही भारत में भाषाई राज्यों के गठन की शुरुआत को चिन्हित किया जाता है। तो ए भी सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है, जो आपका सही है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक अनुप्रयोगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज एवर बीन डिक्लेयर्ड बट इट अलाउज सैलरी कट्स ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट जजेस। कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की अनुमति देता है कि अगर वित्तीय आपातकाल लागू होते या फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होते तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कट आउट की जा सकती है। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आपका आर्टिकल 360। लेकिन आज तक कभी भी फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल भारत में लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ राज्यसभा इन स्पेशल लेजिस्लेटिव एंड इमरजेंसी सिचुएशन? विशेष विधायी और आपातकालीन स्थितियों में राज्यसभा की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहली स्टेटमेंट है, अंडर आर्टिकल 249 ए राज्यसभा रेजोल्यूशन अलाउइंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स रिमेन्स वैलिड फॉर 1 ईयर। अनुच्छेद 349 के तहत राज्यसभा का प्रस्ताव जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दी जाती है, 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द राज्यसभा। संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को केवल राज्यसभा की सहमति से बढ़ा सकता है। तो इसमें पहला कथन सही है। अगर राज्यसभा को भंगी कर दिया जाता है तो फिर आपका इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं, उसकी अनुमति की उद्घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर इसको एक्सटेंड किया जाए। पहला कथन जो आपका इसमें पहला सही है, लेकिन वो प्रभावी कितने टाइम के लिए रहता है? आपका 1 साल के लिए। इसको जो है आपका एक्सटेंड नहीं किया जा सकता किसकी पावर से? राज्यसभा की पावर से। नेक्स्ट आपका, इन द बुक फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म एंड ह्यूमन नीड व्हाट इज द सेंटर थीम एक्सप्लोर्ड बाय द ऑथर? पुस्तक फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म एंड ह्यूमन नीड में लेखक ने किस केंद्रीय विषय पर प्रकाश डाला? तो किस पर डाला? द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी एज ए बाइंडिंग फोर्स इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में बंधुत्व के विचार को जो आपका विषय पर जो आपका प्रकाश डालती है ये बुक। ऑथर जो है इस पे मेन जो आपका लोकतंत्र में एक बाध्यकारी की शक्ति के रूप में बंधुत्व जो आपका कि आपका लोकतंत्र है लेकिन बंधुत्व जो है शक्तियां है, सेंटर पावर्स है, उसके अंदर जो हमें बंधुत्व जो है आपका महसूस होता है, उसके ऊपर जो है प्रकाश डालती है ये बुक। Which of the following accurately describes the legal and institutional basis on special category state status in India? निम्न में से कौन सा कथन भारत में विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के कानून और संस्थागत आधार का सटीक वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाज ग्रांटेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया है।
स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राइमरी एम्स, तो समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका स्टैब्लिश यूनिफॉर्म लॉज ऑन सिविल मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस, जो आपका विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और नागरिक मामलों पर समान कानून स्थापित करना, किसका मेन एम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का जो आपका मेन एम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका विच ऑल इंडिया सर्विसेज अलॉटेड टू स्टेट कैडर्स बट कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट, कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं राज्य स्वर्ग को आवंटित की जाती है लेकिन केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती है, तो कौन सी, आईएएस जो आपका दोनों के द्वारा जो आपका इसकी जो है आपकी आईएएस की जो आपकी पोस्टिंग स्टेट्स के अंदर होती है, तो दोनों से मिलकर जो आपका केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से इसको नियंत्रण किया जाता है, किसको, आईएएस जो आपका सिविल जो आपकी सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आईएएस को। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोमोलॉग ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड हाउ लॉन्ग डू दिस लास्ट, जब संसद स्तर में ना हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ये कितने समय तक लागू हो सकता है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर जो आपका इसकी रिकमेंडेशन है कि इसको लागू कर सकता है राष्ट्रपति, और ये कब तक, 6 सप्ताह के बाद इसको जो है आपका पार्लियामेंट के अंदर जो है पेश किया जाना चाहिए, तब तक के लिए लागू रह सकता है आपका कितने, 6 वीक्स तक, आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत। The practice in the parliament where the demands for grants are put for a vote after the passage of the time limit for discussion is called, संसद में वह प्रथा जिसमें अनुदानों की मांग पर चर्चा की समय सीमा समाप्त होने के बाद मतदान कराया जा सकता है, क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए गिलोटिन जो है कहलाती है, कि जिसमें अनुदानों की मांगों पर चर्चा की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी मतदान कराया जा सकता है, इस प्रथा को क्या कहा जाता है, गिलोटिन, जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है इसका। Which constitutional amendment made it mandatory for states to establish पंचायती राज इंस्टीट्यूशन as unit of local self governance, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को है अनिवार्य किया है, तो किस संविधान संशोधन ने, 73rd जो है अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन है, उसने क्या किया है, राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को अनिवार्य बनाया है 73वें संविधान संशोधन ने। नेक्स्ट आपका अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट रूल इज स्टेट प्रोक्लेम्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के अंदर आता है आपका कौन सा, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर आता है, 356, क्योंकि किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, आर्टिकल 356 के अंदर ये आता है। व्हाट डज आर्टिकल 356 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डू एंड व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को क्या करने का अधिकार देता है और तथा इसके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या है, तो इसमें बी है डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट नीड्स अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स, राज्य सरकार को बर्खास्त करना और 2 महीनों के बेहतर अनुमोदन इसके अंदर आवश्यक है, तो ये पावर तो क्या देता है कि स्टेट जो है आपका गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकता है, और इसके संवैधानिक सुरक्षा का क्या उपाय है कि 2 महीनों के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता इसको संविधान के अंदर होती है, कि ये नहीं है कि वो अपनी मेनली पावर को यूज करके ऐसा कर सकता है, तो उसको बाद में ये भी है प्रावधान है कि 2 महीनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है, इसका अप्रूवल जो है आपका आवश्यक है पार्लियामेंट से। नेक्स्ट आपका टू विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डू टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्राइट्स एक्योर्स, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर लगने वाले कर किस स्तर की सरकार को प्राप्त होते हैं, जो आपका किसको, आपका यूनियन को, कि रेल जो आपका किसका मैटर है, रेलवे संघ का मामला है, तो इसके ऊपर के जो टैक्सेस है वो भी किसको प्राप्त होते हैं, संघ को, यूनियन को प्राप्त होते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंट विद द पावर ऑफ डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का जो आपका पावर देता है, तो अनुच्छेद 360 है, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत जो आपका किसकी, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी को कट आउट किया जा सकता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फास्ट इंप्लीमेंट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो कौन सा स्टेट जो है इसको सबसे पहले लागू किया था, इसको उत्तराखंड स्टेट ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले जो आपका लागू किया था। द राज्यसभा स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 249 अलाउज इट टू ऑथोराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए लिस्ट सब्जेक्ट, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को विशेष शक्ति संसद को किस सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है, तो किस पे, स्टेट लिस्ट पर जो है आपका कानून बनाने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 249 किसको देता है, राज्यसभा की विशेष शक्ति पर संसद को जो है अनुमति किस पर, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरस्टेट काउंसिल ISC इज आर करेक्ट। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द इंटरस्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और आपका इट फंक्शंस एज ए रिकमेंडेटरी बॉडी रेदर देन ए ट्रिब्यूनल एंड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यह विवाद निपटान हेतु न्यायाधिकरण न होकर एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है। कि ये आपका सिर्फ रिकमेंडेशंस करता है, रिकमेंडेटरी बॉडी के रूप में कार्य करता है, ना कि जो आपका विवाद निपटान हेतु न्याय की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें ये वर्क करता है। तो दोनों कथन इसमें, पहला और दूसरा, कि इसका हेड कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री हेड करते हैं। और ये एक जो आपका रिकमेंडेटरी बॉडी है। एक ए बिल दैट इम्पोजेस ए न्यू टैक्स इज कैटेगराइज एट द सेंटर एज ए बिल। केंद्र में नया कर लगाने वाला विधेयक किस प्रकार के विधेयक माना जाता है। तो कौन सा विधेयक माना जाता है, मनी बिल माना जाता है। कि जिस जो है आपका बिल से न्यू टैक्सेस इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसको किस जो है आपका बॉडी में काउंट किया जाता है, मनी बिल के अंदर इसको काउंट किया जाता है। और हमने पीछे पढ़ा था कि ये डिसीजन कौन करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा। तो इसका डिसीजन कौन करता है, हमने बैठा था, किसका, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर इसका डिसीजन करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 263 empowers the parliament to establish interstate council। अनुच्छेद 263 संसद को अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार देता है। द काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। यह परिषद अंतरराज्यीय विवादों पर की जांच कर सकती है। इट कंपोजिशन इंक्लूड्स PM एंड यूनियन मिनिस्टर। इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें दूसरा और तीसरा दो ही कथन सही है। अनुच्छेद 263 संसद को अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार नहीं देता है। यह परिषद अंतरराज्यीय विवादों की जांच कर सकती है और इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 एंड 3 ओनली स्टेटमेंट जो आपकी राइट है ना। लास्ट क्वेश्चन इस पूरी जो आपका पूरे सीजीएल 2025 के अंदर जो है पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे आपके, टोटल 117 क्वेश्चन आए थे। उसको पूरी इस एक क्लास के अंदर हमने पूरा किया आपके साथ। तो ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरीज ऑफ जजेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द। वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती किसके द्वारा की जा सकती है। तो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें कि कितनी कटौती होगी इसका डिसीजन कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। वित्तीय आपातकाल किस अमेंडमेंट के आपका किस जो है अनुच्छेद के अंदर आता है, 360। आजकल लागू, आज तक लागू नहीं हुआ है। और प्रेसिडेंट इसके अंदर जो है अपने न्यायाधीशों के वेतन की कटौती कर सकता है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी क्लास पॉलिटी की। SSC CGL 2025 के अंदर पॉलिटी पर आए जितने क्वेश्चन थे पूरे के पूरे से एक क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किए। इस क्लास को लाने का एम कि एक तो ये बैंड वगैरह जैसा जो आपका कुछ था, लेकिन अब तो नहीं होना चाहिए। वो एग्जाम के टाइम ही इसका ये रूल है कि आपने पहले ही उसका जो आपका कि सेकंड शिफ्ट से पहले ही उसका जो आपका एनालाइज करवा दिया, तो वो क्वेश्चन जो है आपका अगर रिपीट होते हैं तो उस तक पहुंच जाते हैं। अब उसका कुछ एम नहीं है। तो आप एक साथ आपको जो है किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे क्वेश्चन मिलना, एक तो ये इसका एम है कि आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चन, आपने देखा है हमेशा कि SSC के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अभी आपका सीजीएल मेंस आने वाला है, तो ये पूरे क्वेश्चन आपको एक साथ एक ही जगह एक ही वीडियो में मिल गए हैं। और दूसरा, आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर जो आपका कोई चैनल आपको इंग्लिश में करवाता है, कोई हिंदी, तो मैंने आपको बाइलैंग्वेज दोनों जो है लैंग्वेजेस के अंदर ये पूरी की पूरी जो है आपकी क्लास प्रोवाइड करवाई है। 1 घंटा 10-12 मिनट की आपकी पूरी वीडियो होगी। तो मैं कहूँगा कि आप पूरी इस वीडियो को देखें और एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही वीडियो में आपके साथ पूरी की पूरी पॉलिटी के PYQs आपको मिल जाते हैं। तो थैंक यू। आपसे नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी आपकी या तो जियोग्राफी के PYQs या आपका किसके हिस्ट्री के PYQs जो आपकी सीजीएल 2025 में आपको एक ही वीडियो के अंदर, हिस्ट्री के हो सकता है आपकी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है 2 पार्ट में आए, लेकिन जियोग्राफी के एक ही क्लास के अंदर मैं आपको पूरा जो आपका PYQs आपके लेकर आऊँगा सीजीएल 2025 के एक ही वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप पूरी इस वीडियो को देखें एक तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए। फैटमैन बुक सीरीज़ आपकी जो आपकी इसके साथ साथ चल रही है वो भी आपके साथ चलती रहेगी। तो चैनल के लिए अपना प्यार दिखाएं कि जल्दी से जल्दी हम आपके साथ आपकी अच्छी वीडियोस आपकी ज़रूरत के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपके साथ हम लाते रहे। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।